जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। मेरा नाम है बलराम तिरानिया। आज का जो चैप्टर होने वाला है वो वर्णमाला से रिलेटेड होने वाला है और वर्णमाला का जो पहला चैप्टर था वो मैंने पहले ही करा दिया। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसको भी देख सकते हो। इस वीडियो का PDF या किसी भी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हो। तो आज की वर्णमाला में मैं आपको कराने वाला हूँ व्यंजन। इससे जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको स्वर कराए थे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या पॉइंट एग्जामिनर बनाता है। देखिए, वर्णमाला मैंने पहले आपको बताया था, बेसिक से मैं फिर दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। वर्णमाला जो है वर्णों की संख्या, इसमें मूल आधार पर यदि बात करें, हम आधार पर बात करें तो हमारी कितनी होती है, ये 45 होती हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 45 होती है। टोटल वर्णों की संख्या आप सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, और इसकी जो संख्या होती है ये होती है 52। यहाँ वर्णमाला के भाग की बात करें तो वर्णमाला के भाग में देखिए 11 तो स्वर होते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है, और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। आपने 33 ही मार्क करके आनी है, क्योंकि अलग अलग बुक्स के अंदर ये अलग अलग डाटा आपको मिल सकता है देखने के लिए। तो 33 क्यों होते हैं? 33 दरअसल वो होते हैं जिनको हम मूल रूप में स्वरों की सहायता से बनाते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा, देखिए बचपन से पढ़ता है, व्यंजनों की परिभाषा ही ये है कि व्यंजन जो हैं किसके मेल से बनते हैं? स्वरों के मेल से बनते हैं। तो स्वरों के मेल के बिना व्यंजन नहीं बनते। क्या ऐसा है कि सारे व्यंजन स्वरों के मेल से नहीं बनते? ऐसा नहीं है। कुछ व्यंजन ऐसे भी हैं जो मतलब कि स्वरों के व्यंजनों के मेल से ही बनते हैं, और कुछ व्यंजन हमने आगत भी लिए हैं जो हमने किसी और लैंग्वेज से उठाकर अपनी लैंग्वेज में रखे हैं। तो किस किस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, हम इन सब चीज़ों को यहाँ पर पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। क्योंकि देखिए यदि यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख देता हूँ, तो क्या के अंदर जो है वो आपको मिलने वाला है स्वर। स्वर कैसे मिलेगा? यदि मैं इसको हलंत लगा देता हूँ तो ये आधा अक्षर हो जाएगा, और इसमें यदि A+ कर दूंगा तो ये पूरा अक्षर कै कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं मूल व्यंजन स्वरों के मेल के बिना नहीं बन सकते। अभी देखिए यहाँ पर 33 और 11 ये हो जाते हैं आपके 44। तो इसमें यहाँ पर 52 अक्षर है। अब ये 52 अक्षर कैसे कैसे और कहाँ कहाँ से आए हैं और इनको क्या क्या चीज़ कहा जाता है, हम इन सब चीज़ों को ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या यदि आपसे पूछता है, संख्या से जब क्वेश्चन बनाएगा तो इसी टाइप से बनाएगा। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो ये 25 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। उष्ण व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। संयुक्त की भी 4 होती है। तो यदि आपसे संख्या से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनाता है, डिजिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनाता है, तो इसी टाइप से पूछता है कि ये बताइए अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। यहाँ पर अनुनासिक व्यंजन पूछ लेता है, अनुनासिक या नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं और उनकी संख्या कितनी होती है? तो ये 4 होती है। उत्क्षिप्त व्यंजन, ये इनकी संख्या 2 होती है। इसके अंदर जो नए व्यंजन है, कई बार क्वेश्चन बना है यहाँ से भी कि नए व्यंजन कौन कौन से जोड़े गए हैं, तो आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर 5 नए व्यंजन जोड़े गए हैं, जिसमें ये आ जाते हैं, कक्षा 6 वाला त्र आ जाता है और अज्ञानी वाला ग आ जाता है, और उसके बाद दोनों के दोनों उत्क्षिप्त आ जाते हैं, ड और ड। तो ये व्यंजन हमारे नए जोड़े गए हैं। और क्या क्या पॉइंट एग्जामिनर बनाता है यहाँ पर, ये आपने ध्यान करना है। देखिए यहाँ पर मैंने जो पिछली वीडियो थी उसमें आपको स्वर के अंदर बताया था कि ये स्वरों की कैटेगरी में रखा जाता है लेखन के आधार पर, लेकिन आपने थोड़ा सा ध्यान करना है। कई बार यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा बन जाता है, न तो स्वर और न ही व्यंजन है, तो वे ये अनुनासिक ही आ जाएंगे। ये दोनों के दोनों अनुनासिक के व्यंजन, अंग और अह वाला जिसमें विसर्ग लगता है और चंद्र बिंदी लगाते हैं, जिसकी वे दोनों ना तो हम कैटेगरी में इसको व्यंजन की रखते हैं और ना ही स्वर की रखते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे सभी की कैटेगरी को जान लेते हैं, किस किस प्रकार से कौन कौन सी कैटेगरी बनी है। जब हम इस वाली कैटेगरी की बात करेंगे तो इसको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये डाटा जो बनाया है ये इस तरह से बनाया है ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या मैंने अभी आपको बताई थी 25 थी, यानी कि 25 थी, और 25 में हम इन सभी को रखते हैं। ये सभी हैं हमारे कैक है, गैग है और चैच है। इस तरह से इसको याद कैसे करना होता है? दरअसल ये जो होता है ये कै वर्ग कहलाता है, कै वर्ग, और ये चै वर्ग कहलाता है, ये टै वर्ग कहलाता है,
और ये तय वर्ग और ये फै वर्ग कहलाता है। आपने ये 4 4 5 5 करके इसी तरह से याद करने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका यदि वर्णमाला नहीं हुआ हुआ तो बहुत सारे चैप्टर आपके नहीं हो पाएंगे। जिस तरह से आपका देखिए संधि नहीं हो पाएगी आपके, उसके साथ साथ जो प्रत्यय है वो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसमें ई की और ऊ की मात्रा लगती है, कौन से वर्ड को अलग करना होता है। ये सारी चीज़ें आपको इससे पता लगने वाली हैं वर्णमाला से। आपका वर्णमाला चैप्टर में नहीं भी है, मैं फिर आपको बता देता हूँ कि आपको ये तो याद करने ही पड़ेंगे, इसके बिना आपकी हिंदी अनकम्प्लीट रहेगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये जो मैंने रेड कलर से किया है यहाँ पर, ये आप देख सकते हो नीचे तक, इसको कहा जाता है अनुनासिक्य व्यंजन। अनुनासिक्य व्यंजन या नासिक्य व्यंजन कहा जाता है। तो इन वर्गों में लास्ट के जितने भी वर्ग हैं, जितने भी वर्ड हैं, यहाँ पर देखिए जो वर्ण हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? अनुनासिक व्यंजन। तो यहाँ पर कै वर्ग का देखिए, यहाँ पर ये वाला वर्ड आ जाएगा, यहाँ पर ये वाला वर्ड आ जाएगा, और यहाँ पर न आ जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इन वर्गों में लास्ट के अक्षर को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक्य व्यंजन कहते हैं। आगे बात करें, देखिए य, रै, लै, वै, इनको कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की कैटेगरी में हम य, रै, लै और वै को रखते हैं। उसी तरह आगे सै, 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 इनका क्रम ही देखिए ये है, सै ये होता है, उसके बाद ये वाला सै आता है, फिर ये, और उसके बाद है आता है, यानी कि तीनों सै और उसके साथ साथ ये है, इसको रखते हैं हम उष्ण व्यंजन की कैटेगरी में। उष्ण क्यों रखते हैं? क्योंकि इनको बोलने में जो उच्चारण होता है उसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, इसीलिए हम इनको किस कैटेगरी में रखते हैं? उष्ण व्यंजन की कैटेगरी में रखते हैं। आगे बात करें तो आगे ये आ जाते हैं 3-4 अक्षर, यहाँ पर आ जाएगा कक्षा 6 वाला। दरअसल इनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों कहा जाता है संयुक्त व्यंजन? क्योंकि ये व्यंजनों के मेल से ही बनते हैं। कैसे बनते हैं? देखिए पहला अक्षर यहाँ पर आधा होगा, आधे अक्षर में यदि आप ये वाला सै लगा दोगे, षटकोण वाला सै लगा दोगे, तो ये कक्षा वाला 6 बन जाएगा। उसी तरह त्रय की बात करें तो यहाँ पर आधा तय लगा होता है, यानी कि हलंत वाला तय लगा होता है, स्वतंत्र व्यंजन होता है, और उसके साथ साथ यदि इसमें रै जोड़ देते हैं तो ये त्रय हो जाता है। ज्ञानी की बात करेंगे, जो ज्ञानी में यूज किया जाता है, तो उसके अंदर जय होता है और जय के साथ अइया होता है, और इससे बन जाता है हमारा गै ज्ञानी वाला अक्षर। सरवन की बात करेंगे, जो सरवन में यूज होता है, ये अक्षर की बात करेंगे तो इसके अंदर स होता है, जो बड़ा श होता है, बड़े श को हम आधार लगाते हैं और उसके साथ साथ रै लगा देते हैं, तो ये श बन जाता है सरवन वाला। चलिए तो आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो जो ड और ढ होते हैं, इनको कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। अब ये कहाँ पर आते हैं? तो देख लीजिए ये कहाँ पर आते हैं। ये व्यंजन ड और ढ जो हैं, ये हमारे व्यंजन हैं, और ये इस कैटेगरी में रखे जाते हैं, यहाँ पर रखे जाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजनों की खास बात ये है कि इनसे कोई भी अक्षर जो हमारा शब्द होता है वो प्रारंभ नहीं हो सकता, ये हमेशा बीच में ही आएंगे किसी भी अक्षर के। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सड़क, सड़क। तो ये अक्षर ऐसे अक्षर हैं उत्क्षिप्त व्यंजन जिनसे कोई भी अक्षर प्रारंभ नहीं हो सकता। आपने इस चीज़ को ध्यान करके चलना है। आगे बात करें तो जय और फै, जिनके नीचे ये लगा होता है, ये बिंदु लगा होता है नीचे यहाँ पर, ठीक है। तो ये अक्षर कैसे होते हैं? इनको कहा जाता है आगत, यानी कि ये हमारी लैंग्वेज में नहीं थे, हमने इनको किसी और लैंग्वेज से उठाया है। उसके बाद आ जाता है रै। रै को हम लुंठित भी कहते हैं। लुंठित क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बनता जो है, जैसे हम पहले बनाया करते थे, इस तरह से बनाया करते थे, तो लुंठित है, इसको लुंठित व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। लय की बात करें तो लय को हम रखते हैं पार्श्व। पार्श्व का मतलब होता है पीछे, पीठ जो होती है उसको कहा जाता है पार्श्व, यानी कि पीछे। ये दरअसल सभी जितने भी मैं आपको व्यंजन करा रहा हूँ, ये उच्चारण स्थान के हिसाब से ही इनका नाम दिया गया है। तो पार्श्व, जब जीभ उल्टी होकर पीछे लगती है तो उल्टी जीभ से बोले जाने वाला अक्षर कौन सा है? लय है। आगे बात करते हैं, आगे आ जाता है य और वै। य और वै की बात करें तो इनको कहा जाता है अर्धस्वर। अब अर्धस्वर क्यों कहते हैं? देखिए अभी हमने इससे पहली जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि स्वर कौन से होते हैं। तो स्वरों में हमने जाना था कि इनका उपयोग होता है किस चीज़ में? इनका उपयोग होता है व्यंजनों को बनाने में और स्वतंत्र मात्राओं के रूप में। तो यहाँ पर य और वै हमारे अर्धस्वर हैं। कैसे हैं? जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक शब्द कविताएं, कविताएं, कविताएं। अब देखिए यहाँ पर ये ए लगा हुआ है, इस टाइप का ए लगा हुआ है, इसके जगह मैं इस य को भी यूज कर सकता हूँ, यानी कि कविताएं ऐसे लिख सकता हूँ,
कविताएं, तो ऐसे भी लिखा जाता है कविताएं। तो जब हम इस, ये देखिए आप जानते होंगे ये स्वर है और ये व्यंजन है, तो इसलिए इसको अर्ध, इसकी जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर है एक शब्द ये कोवा, कोवा, तो इस वा की जगह हम किसको यूज कर सकते हैं, हम आ को यूज कर सकते हैं। इसकी जगह हम आ को यूज कर सकते हैं, कोए में आ को भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा जो ये व्यंजन है यह और वह, ये अर्ध स्वर के रूप में हम इनको लिखते हैं। आगे बात करते हैं तो आगे घोष और अघोष यानी घोषत्व के आधार पर व्यंजन किस तरीके से बांटे गए हैं, इस कैटेगरी को हम देख लेते हैं। देखिए कैक है, गैग है, ये सारा पॉइंट बनाया गया है। यहाँ पर मैंने 2 कलर से इसको बनाया है। एक कलर इसमें मैंने येलो यूज़ किया है, ये वाला। तो आप बस इसी से आप जान पाओगे, दरअसल ये हमारा प्रथम, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ होता है। तो इस कैटेगरी के हिसाब से जो कै, चे, टे, ते, पे जो होता है, इसमें पहली लाइन जो होती है, पहली और दूसरी लाइन, ये अघोष व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। घोषत्व के आधार पर अघोष व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। और उसके साथ साथ अघोष किसको रखते हैं हम, यहाँ पर से तीनों के तीनों है छोड़ देंगे इसमें, जो उष्ण व्यंजन होते हैं, उष्ण व्यंजनों का, देखिए उष्ण व्यंजनों में जो हम तीनों से इनको रखते हैं, और उसके साथ साथ जो आगत अक्षर हैं हमारे, उनको भी हम कै और फै को किस में रखते हैं, अघोष में रखते हैं। उसके बाद ये जो नीले कलर में की गई है थर्ड पेयर, फोर्थ और 5, इन पेयर को हम रखते हैं देखिए सघोष की श्रेणी में। और सघोष देखिए यहाँ पर मैंने आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से बताई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सघोष में हम किस किस को रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरा ब्लू कलर का पेयर है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, गैक है, गै, और उसके बाद यहाँ पर ये सारे के सारे, और उसके साथ साथ है और उसके साथ ही उच्छिप्त व्यंजन जिनसे कोई अक्षर प्रारंभ नहीं हो सकता, उनको भी हम सघोष की श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद य, रै, लै, वै, इनको अंतस्थ व्यंजनों को भी हम किस में रखते हैं, सघोष में रखते हैं। आगे बात करते हैं प्राण के आधार पर, वायु प्राण के आधार पर जो व्यंजन होते हैं उनको किस किस कैटेगरी में बांटा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने ये भी इसी कलर से किए हैं। यहाँ पर पीला कलर है, जो पीले में फर्स्ट पेयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पेयर। इसकी बात करेंगे तो इसमें पहला, तीसरा और जी 5वां पेयर, ये कहा जाता है अल्प प्राण व्यंजन के रूप में। इसको हम किस रूप में लिखते हैं, अल्प प्राण। यदि आपसे पूछता है कोई अक्षर, ये अक्षर आपको याद करने पड़ेंगे। अल्प प्राण अक्षर कौन सा है, वर्ण कौन सा है, तो ये आपको बताना होगा। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, इनको हम किस में रखते हैं, अंतस्थ व्यंजनों को रखते हैं हम अल्प प्राण में। और उसके साथ साथ उच्छिप्त व्यंजन का एक अक्षर, ये वाला ढ, इसको हम रखते हैं अल्प प्राण की श्रेणी में। उसके बाद ये जो नीले अक्षर से किए गए हैं सेकंड पेयर और फोर्थ पेयर, सेकंड और फोर्थ पेयर को इसको हम रखते हैं महाप्राण की श्रेणी में। तो ये कहलाते हैं हमारे महाप्राण। और उसके साथ साथ ये जो ढ है, उच्छिप्त व्यंजन का एक अक्षर, इसको भी हम किस में रखते हैं, अल्प प्राण की श्रेणी में रखते हैं। उसके साथ साथ उष्ण व्यंजन के 2 अक्षर हैं, जिसमें स और ये वाला स, षटकोण वाला स, इनको हम किस में रखते हैं, इनको भी अल्प प्राण की श्रेणी में रखते हैं। आगे बात करते हैं उच्चारण के आधार पर, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको कराया था स्वरों का उच्चारण स्थान। इसमें मैं आपको इसके उच्चारण स्थान भी करा देता हूं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना रहे। देखिए कंठ, यहाँ पर जो है उच्चारण स्थान, बोलने के उच्चारण के स्थान से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, और कौन सा जो वर्ण है वो कहाँ से बोला जाता है। देखिए यहाँ बात करें कंठ की, कंठ से जो अक्षर बोले जाते हैं, तो कै वर्ग का ये 4 अक्षर, शुरू के 4 और ये 5वां अक्षर है। थोड़ा सा मार्कर सही से नहीं चल पा रहा है, ये वाला। तो ये अक्षर हम किस में रखते हैं, उच्चारण स्थान के हिसाब से कंठ में रखते हैं। तालवे की बात की जाए तो तालवे में च वर्ग के 4 अक्षर और उसके साथ साथ ये आगत अक्षर और उसके साथ साथ ये और श को रखते हैं। मूर्धन्य की बात करें तो मूर्धन्य जो होता है, यहाँ से बोला जाता है ट, ठ, ड, ढ। ये 4 अक्षर रखते हैं शुरू के ट वर्ग के, और उसके साथ साथ ये उष्ण व्यंजन का श। दंत की बात की जाए तो त, थ, द, ध, इन 4 अक्षरों को हम किस में रखते हैं, दंत।
उच्चारण सा। होस्ट की बात करें यानी कि होस्ट से जिसका उच्चारण होता है तो पै फै बै भै, इन अक्षरों को हम किस में रखते हैं? होस्ट में रखते हैं। वर्तस्य में रखते हैं हम रै और लै को, तो ये दो अक्षर हमारे रै और लै इसमें रखे जाते हैं। काकल्य में रखा जाता है, जो है अक्षर है काकल्य से बोला जाता है। दंत और होस्ट के मेल से कौन से अक्षर बनते हैं? तो वै और फै हमारे दंत, ये आगत वाला है फै, इन दोनों को हम रखते हैं दंत और होस्ट के मेल से बोले जाते हैं। तो आपने इन चीज़ों को याद रखना है, ध्यान रखना है, और बड़े आराम से आपकी इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन, इससे पहले जो वीडियो आपने स्वर की देखी उससे भी कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, और इस वीडियो को देखने के बाद भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहने वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।